एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है ओके उर्दू अकेडमी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी गत वर्ष के प्रश्न, यानी पिछले साल के सवाल। अब सवाल यहां पर यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अक्सर हमारे जहन में आता है कि अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब पढ़ लिया जाए। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, वाज़ेह करना चाहता हूं, वो ये है कि आपका इम्तहान एक ही बार हुआ है 2021 में पीटी का। उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। पैटर्न आपको मालूम है कि सबसे पहले 30 क्वेश्चंस आपके ग्रामर यानी उर्दू कवायद से होंगे, उसके बाद 60 क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन का होगा और 10 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज यानी उमूमी मालूमात या फिर आप कहें तो सामान्य ज्ञान। मैं तीनों जबान में यकसा तौर पर बोलने की कोशिश इसलिए करता हूं कि देखो, वैसे जब भी मुझे अपनी माफिज ज़मीर की अदायगी करनी होती है तो मैं अव्वलियत उर्दू को देता हूं। यह और बात है कि मैं इंग्लिश का टीचर हूं। एक तो यह है कि जबान मादरी है मेरी, और दूसरा यह कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मदरसे का रहा है। मेरे कैफ स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, अभी यहां से कवायद वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ग्रामर वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा आपका। पहला सवाल है और आप देख रहे होंगे कि ये वाहिद जमा का सवाल है, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल और हिंदी में एक वचन बहुवचन कहते हैं। मेरे कैफ इस क्लास का आगाज करते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, एक्वेंटेंस हैं, दोस्त हैं, आप उन तक इसको पहुंचा दें, या जो इसके एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, इस वीडियो को वहां तक पहुंचा दें। क्योंकि कोई भी वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूं, मैं उसमें बहुत एफर्ट लगाता हूं। आपने इससे पहले जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसका और इस वीडियो का आप मवाजना करेंगे और एक ऑनेस्ट रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। मजीद आप मुझसे क्या चाहते हैं ये तबसरा भी आप वहां पर करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि दानियान का वाहिद क्या होगा। देखो, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो ये जो दानियान है आपको दानायान भी दिखेगा, ठीक है। यह दरअसल जमा है और आपसे इसका वाहिद पूछ रहा है। तो हम ऑप्शंस की तरफ गौर करते हैं। सबसे पहला ये जो वर्ड आप देख रहे हैं दवाना, ऐसा कोई लफ्ज होता नहीं है कि दवाना होगा, बल्कि ऐसा कोई लफ्ज होता नहीं है। हाँ, आप दीवाना कह सकते हैं, ये होता है, दीवाना आप कह सकते हैं। तो जब आप फरहंग आसफा, पर्सियन की बहुत मुस्तनद डिक्शनरी है ये, जिसको आप हिंदी में शब्दकोश कहते हैं और उर्दू में लुगत कहते हैं। आप जब फरहंग आसफा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो दीवाना लफ्ज है ना, इसी का मुखफ़फ़ है। अब ये मुखफ़फ़ क्या होता है, इसको एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है, मुखफ़फ़ को, जो संक्षिप्त रूप है। तो इस दीवाना के लिए ये दीवाना यूज हुआ है, जेर है यहां पर मुखफ़फ़ के तौर पर। दाना इसका जवाब है और ये दाना फारसी के दानिस्तन मस्दर से आया है। अगर आपने फारसी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, दानिस्तन जानना को बोलते और दाना अक्लमंद को बोलते। तो इसकी जमा या तो ये दानियान है या फिर दानायान है। ये मर्दाना, इट मीन्स मैनली। आगे बढ़ते हैं, और चौथा ऑप्शन तो है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, असनाम का वाहिद क्या है। यह असनाम सनम की जमा है। यह जवाब है ए, इसका सही जवाब है। और इस सनम का मतलब होता है आइडल, जिसको हिंदी में मूर्ति कहते हैं। मैंने कहीं कहीं पर आपके रेफरेंस के लिए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी दिया है, ताकि आप तस्वीरों से ज्यादा अच्छे से समझ सकें। आपको मालूम है कि एक तस्वीर 1000 लफ्जों से बेहतर है। ए पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। आगे चलते हैं। आपने अगर मदरसे में पढ़ा होगा तो उला में ये क़ससुन नबीन किताब है, आलिमिया नदवी की लिखी हुई। पहला चैप्टर क्या, मन कसरल असनाम। ये जो असनाम है ना, ये देखो, इस असनाम का मतलब होता है, ये सनम की जमा है। किसने बुतों को तोड़ा, बुत को तोड़ा नहीं, बुतों को तोड़ा। बायुल असनाम, इट मीन्स के आइडल सेलर, मूर्ति बेचने वाला। अबल अय्यामिन कसीरा कसीरतिन जिद्दा, मतलब
बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, काना फी करिया रजुल मशहूरुन जिद्दा, मतलब किसी गांव में एक बहुत मशहूर आदमी रहता था। वकाना इस्म हाजर रजल आजर, और उस बंदे का नाम आजर था। वकाना आजर बैउल असनाम, और वो आजर आइडल सेलर था, मूर्ति बेचने वाला था। वकाना फी हाजिल करिया बैत कबीर इन जिद्दा, और उस गांव में एक बड़ा घर था। वकाना फी हाजिल बैत असनाम, और उस घर में बुत थे। असनामो कसीरतुन जिद्दा, और वो जो बुत थे वो बहुत बड़े थे। वकान अन्नासु यस्जुदूना, और लोग सजदा करते थे। हाजिल असनाम, इन बुतों की। वकान अन्नासु याबुदूना हाजिल असनाम, अगली लाइन है ये, क्या और लोग इबादत करते थे उन बुतों की। ये फर्स्ट जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप यहां पर देखेंगे। बैरिकफ, ये जो सनाया है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सनाए की जहां तक बात है, ये इसके साथ एक और लफ्ज आप जोड़ दीजिए, बदाया। एक्चुअली जब आप शायरी करते हैं, जैसे औरतों का हुस्न निखरता है किस चीज से, जेवरात से, मेकअप से, उसी तरह से शायरी का जो हुस्न है वो सनाए और बदाए से निखरता है। सनाए सनात से बना है, जिसका मतलब है कारीगरी, और बदाया बदिया से बना है। बदिया कहते हैं कोई ताजगी रखने वाली चीज। बैरकैफ, सनद ये तो डिग्री को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है अकीदा की जमा। मैंने आपसे कहा था कि ये जो अकीदा है इसको इंग्लिश में हम क्रीड कहते हैं, हिंदी में इसको पंथ कहते हैं, और इसकी जो जमा है वो अकायद होगी। अकायद, अकायद, ठीक है। ये अकायद जो है अकीदा की जमा है। इसमें से जितने भी ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये आपका जवाब होगा। अब ये जो अकीदा है, आपको मालूम है अकीदा होता क्या है। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए करता हूं कि जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होगी, और वो स्टूडेंट जिन्होंने बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी अदर बोर्ड से पढ़ा है उनके साथ ये मसला है कि उनको उर्दू समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें बेसिक उर्दू के वर्ड्स नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मुस्तार हैं अरबी और फारसी से, तो उसको एक्सप्लेन करना मेरी मजबूरी होती है। अब यहाँ पर अकीदा क्या है ये स्कूल के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखो, इस्लाम के जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि एक मुसलमान यकीन रखता है अल्लाह पर, उसके नबी पर, उसके मलाइक यानी फरिश्तों पर, आसमानी जो किताबें हैं 4 तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान उस पर, और क़यामत के दिन जिसको डूम्स डे या डे ऑफ जजमेंट कहते हैं उस पर। यह अकीदा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अतिब्बा का वाहिद क्या है। अतिब्बा का वाहिद होगा तबीब। तबीब कहते हैं हम डॉक्टर को, और डॉक्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चिकित्सक। चिकित्सक। मेरी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। खालिस उर्दू तरीके से किताब की जमा है। मैं यहां पर माफी मांगना चाहूंगा, पिछली वीडियो में जब मैं इस सवाल को करा रहा था तो मैंने इसकी जमा कुतुब बता दिया था, जो इंट्रोडक्शन या सिलेबस वाली वीडियो होगी तो, लेकिन मैं उसकी तस्हीह करना चाहता हूं यहां पर। दरअसल खालिस उर्दू तरीके से का मतलब है कि उर्दू में किताबें चलता है। ये जो कुतुब है ये गलत जवाब नहीं है, लेकिन उर्दू की रौ से अगर आप देखेंगे तो ये गलत है। किताबें उर्दू में यूज करते हैं, किताबें का यूज उर्दू में होता है और कुतुब का अरबी में। ये जो कुतुब है वो मुअर्रब है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन है, अगला है किताब बा या किताबा, तो ये गलत जवाब है ना। तो बढ़िया होगा कि किताबें को ही आप टिक करें, कुतुब को टिक नहीं करें। ये कंफ्यूजन आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वैसे भी जब आप एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की बुक दुर्वा पढ़ेंगे तो वहां सफदर हाशमी का एक पोम है जो कुछ यूं शुरू होती है कि किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है तसनीफ की जमा क्या है। तसनीफ की जमा होती है तसनीफात, लेकिन अगर आप तसानीफ भी देखेंगे ऑप्शन में तो ये गलत नहीं है। आप तसानीफ को भी टिक कर सकते हैं। तसनीफ कहते हैं कि किसी की क्रिएशन, किसी की रचना, ठीक है। इसको इंग्लिश में वर्क कहते हैं, हिंदी में रचना कहते हैं, उर्दू में तसनीफ कहते हैं, और इसकी जमा तसानीफ है। तसन्नुफ कहते हैं क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को। तशबीहात की अगर आप बात करेंगे तो तशबीहात कहते हैं किसी चीज को किसी दूसरी चीज के मानंद करार देना। जैसे सपोज एक माँ अपने बेटे को बुलाए मेरा चांद सा बेटा, या कोई महबूब अपनी महबूबा के बारे में कहे कि वो चांद सी है, यही तशबीह है। इसको आप पढ़ेंगे इल्म बयान में। आगे बढ़ते हैं, तसामुह, तलफ्फुज़ सीखिए, तसामुह। ये तसामुह क्या है? ये टॉलरेंस को कहते हैं, सहिष्णुता। कि अगर आप किसी से अग्री नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज की बिना पे हो, या फिर उसके क्रीड की बिना पे हो, या फिर उसके रेस, उसके नस्ल की बिना पे हो,
या फिर उसके एरिया की बिना पे हो, तो फिर भी मतलब इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद अगर आप उनको अहमियत देते हैं, उनको जगह देते हैं, तो ये तसामुह कहलाता है, यानी टॉलरेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तरक्कियात का जो वाहिद है वो है तरक्की। नेक्स्ट है गैर की जमा अगियार। गैर की जमा अगियार। गुरबात, गुरबत। और जहां तक ये गैरत का ताल्लुक है तो वो तो आप जानते ही हैं, गैरत ज़दा तो डूब गया एक ही बूंद में, बेगैरतों को कोई समंदर नहीं मिला। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है तलखियां की वाहिद। इसका जो वाहिद होगा वो तलखियां, तलखियां का वाहिद तलखी होगा। तल्ख कहते हैं बीटरनेस, तीखापन। तखय्युला इनमें से कोई नहीं। तखय्युला ये इमेजिनेशन के लिए आता है, ये इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन के लिए इसको कल्पना कहते हैं। ठीक है, तल्ख ये बीटर के लिए आता है। आगे चलो। नेक्स्ट है तीखा। इत्तला इंफॉर्मेशन को कहते हैं, इसकी जमा इत्तलाआत। और मतला आपको मालूम है, गजल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है। आगे चलिए। नेक्स्ट है शाकिर की तानीस। शाकिर की तानीस शाकिरा। और इस तरह के अगर कुछ और अल्फाज की बात करें तो जाकिर, जाकिरा, आबिद, आबदा। यहां से अब मुजक्कर मुअन्नस स्टार्ट हो रहा है सवाल नंबर 11 से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साहिरा की तज़कीर क्या है? यहां पर मैं आपको दो वर्ड समझाना चाहूंगा, एक सहर है और एक सहर है। ये सहर सुबह को बोलते हैं, ये सहर सुबह को बोलते हैं, जो सुबह सादिक का वक्त होता है वो। और ये जो है ना सहर, ये जादू को बोलते हैं, मैजिक को बोलते हैं। साहिरा ये फीमेल के लिए यूज होता है, इसकी जो तज़कीर होगी वो होगा साहिर। स्वाद से सहरा है, ये डेजर्ट को बोलते हैं, रेगिस्तान को बोलते हैं, बयाबान को बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जोगन की तज़कीर क्या है? जोगन की तज़कीर है जोगी। तो जिस तरह से जोगन का जोगी, धोबन का धोबी, अगर धोबन आएगा तो उसकी तज़कीर आप धोबी करेंगे। जोगी किसको कहते हैं? जो सन्यास ले। वो आपने सुना होगा शेर मोहम्मद खान, जिनका नाम इब्ने इंशा था, इब्ने इंशा के नाम से मशहूर थे, असली नाम शेर मोहम्मद खान था उनका। वो शेर कि कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाएंगे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। आगे चलिए। नेक्स्ट है रक्कासा की तज़कीर क्या है? रक्कासा बोलते हैं डांसर को, जो फीमेल डांसर है उसको बोलते हैं, जो महिला है, जो नर्तकी है उसको बोलते हैं। यानी इसको अगर हिंदी में हम बोले तो नर्तकी बोलेंगे। ये जो रक्कास है ये मेल डांसर हुआ, ये मेल डांसर हुआ। तो आपसे पूछ ही रहा है इसकी तज़कीर, ये सही जवाब है। रक्स नाच को बोलते हैं, जिसको अगर आप इसको अगर आप संस्कृत में बोले तो नृत्य बोलेंगे। रक्सा होता है एक वजद का तारी हो जाना नाचते हुए। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। आबदा की तज़कीर क्या है? मैंने अभी पीछे ही बताया था, आबदा का आबिद होगा, और आबिद यहां पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये जवाब होगा। माबूद वो जिसकी हम पूजा करें। अभी हालात हाजरा के हिसाब से एक शेर कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन, ए वतन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं लेकिन, महबूब है तू मेरा माबूद नहीं। नेक्स्ट, हाजी की तानीस क्या है? हाजी की तानीस हज्जन। हमारे यहाँ एक स्कूल है जिसका नाम है हज्जन बेगम सोगरा हसन मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, हज्जन। आगे चलिए। नेक्स्ट, तो जो यहाँ के होंगे वो ऐसे ही जान रहे होंगे। गाफिल की तानीस, सॉरी, आकिल की तानीस क्या है? आकिल की तानीस आकिला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, अच्छा हाँ, ये यहाँ पर एक अकलियत और ये अकलियत है। इस अकलियत का ताल्लुक तो अकल से। ये जो अकलियत है ये माइनॉरिटी, जिसको हिंदी में हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक। और इसको इंग्लिश में हम, इसका जो ऑपोजिट होता है उसको हम मेजॉरिटी कहते हैं, यानी बहुसंख्यक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मरहूम की तानीस क्या है? तो मरहूम की तानीस मरहूमा। आगे है, यहां पर एक लफ्ज आप देख रहे होंगे मरहमत, ये बोलते हैं करम को, मर्सी को, दया को। महबूब की तानीस, तो महबूब की तानीस होगा महबूबा। आगे चलिए। माजदा की तज़कीर, माजदा नेक औरत को कहते हैं, वो माजिद होगा, माजिद। आगे चलिए। नेक्स्ट है नफरत की जिद क्या है? तो नफरत की जिद मोहब्बत। जहां तक अदावत का ताल्लुक है, आपको मालूम है अदावत कहते हैं दुश्मनी को, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी इंग्लिश में। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो शत्रुता, और जो आम बोलचाल की जबान में दुश्मनी कहें, गालिब की जबान में कहें तो
पता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, और कुछ नहीं तो अदावत ही सही। खुनुक की जिद क्या है? खुनुक कहते हैं ठंडा को। वो कहते हैं ना, ये खुनुक खुनुक हवाएं, ये झुकी झुकी घटाएं, वो नजर भी क्या नजर है जो समझ न ले इशारा। ये इसका जो ऑपोजिट होगा वो गर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। हस्त की जिद क्या है? तो हस्त के मानी है क्या आते हैं, और इसका जो ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा, वो बूद होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है था। बाशद फारसी में इसका मतलब होता है होगा, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। हस्ती तो आप जानते हैं वो कोई पर्सनालिटी, वो मीर तकी मीर के लफ्जों में अगर कहें तो हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सेराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। खैर आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। वैसे ये पर्शियन की अगर आप बात करेंगे तो पर्शियन में ये जो आया है वो जैसे अगर बोले ये एक किताब है तो क्या बोलते हैं? ई यक किताब अस्त। तो फारसी में ये अस्त से आया है। और अगर संस्कृत की बात करें तो जैसे यह एक किताब है, एतत् पुस्तकम अस्ति, तो ये जो अस्ति है ना, ये है के लिए इस्तेमाल होता है संस्कृत में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है। रात की जिद क्या होगी? तो रात की जिद है दिन। रात की जिद आप रोज नहीं कर सकते, जब शब होगा तब रोज होगा, रात होगा तो दिन होगा, आपको वजन का ख्याल रखना पड़ेगा। आगे बढ़िए। नशेब की जिद क्या होगा? फराज। नशेब किसको बोलते हैं? वो कहते हैं ना नशेबी इलाका है ये, इस इलाके में बाढ़ अक्सर आ जाया करता है, सैलाब अक्सर आ जाया करता है, नशेबी इलाका है, मतलब निचला इलाका है। तो ये नशेब जो है ना, ये पस्ती को बोलते हैं, पस्ती को बोलते हैं। और ये जो फराज है ये बुलंदी को बोलते हैं। इसको अगर आप ऐसे समझे इंग्लिश में तो अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं इसको, नशेबो फराज को, या फिर आप इसको प्रोज एंड कॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट है। अच्छा हाँ, यहां देखो, फराज है तो नशेब होगा, पस्ती है तो बुलंदी होगा, जवाल है तो उरूज होगा, नेक्स्ट गुलाम है तो आका होगा। ये सब मैंने जिद बताया। मरबूत कहते हैं गठा हुआ। आपने अगर पढ़ा होगा वो अफसाना या नॉवल, अगर आपका उर्दू लिटरेचर रहा होगा मास्टर्स में, तो मैंने तीनों अदब को पढ़ा है, बल्कि चारों अदब को, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड अरबिक, इक्वली बराबर। तो ये जो मरबूत है ना, ये कहते हैं गठा हुआ। कहते हैं ना कि अब जैसे अगर आप नावल के अज्जाए तरकीबी की बात करेंगे तो गौदान अगर आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में गोदान कहते हैं, प्रेमचंद का शाहकार है। अब ये शाहकार क्या है? तो बोलते हैं उसको मैग्नम ओपस। प्रेमचंद का वो शाहकार है, इसको इंग्लिश में हम मैग्नम ओपस कहते हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो इसको हम उत्कृष्ट कृति कहते हैं, तो इसको हम उत्कृष्ट कृति कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्लॉट है ना वो बहुत मरबूत है, मतलब गढ़ा हुआ है बिल्कुल एकदम, गौदान का। तो मरबूत की जो जिद है ना वो होगा गैर मरबूत। आगे चलिए, गैर मरबूत अब उस नॉवल को हम कह सकते हैं जिसका प्लॉट थोड़ा गढ़ा हुआ नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सानी की जिद है। सानी किसको बोलते हैं? सेकंड को, दूसरा को। सानी की जिद क्या है? लासानी। सानी दूसरा, लासानी जिसके जैसा दूसरा ना हो। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मुसल्लस आप देख रहे हैं, आपने अगर उर्दू में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स को तो आपने पढ़ा होगा ये जैसे ट्रेंगल है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, इसको मुसल्लस कहते हैं हम अरबी में। ये जो सर्कल है, दायरा है, जैसे फर्ज करो कि एक दायरा है, मतलब माना कि यह एक वृत्त है, तो लेट इट बी ए सर्कल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट इट बी ए सर्कल। हिंदी में क्या कहते हैं? मान लो कि यह एक वृत्त है। उर्दू में क्या कहते हैं? फर्ज करो कि एक दायरा है। तो दायरा जो है ये इसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। जहां तक हेक्सागन की बात है तो इसको हम षटभुज कहते हैं, खटभुज कहते हैं। आगे चलिए, अगर आप 6th क्लास से आगे बढ़ेंगे संस्कृत में तो क्या बोलते हैं? षष्टम वर्ग, सप्तम वर्ग, अष्टम वर्ग, नवम वर्ग, दशम वर्ग। ये इसके लिए यूज होता है। क्या बोलते हैं वो? 6 के लिए। मुरब्बा स्क्वायर को कहते हैं, वर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट, आगे चलिए, नेक्स्ट है खूबसूरत की जिद बदसूरत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन है खूबी की जिद खराबी, बदी बुराई को ही कहते हैं। इकरार की जिद इनकार। अच्छा, यहां एक वर्ड और समझाना चाहूंगा मैं, इक्तिदार। इक्तिदार किसको कहते हैं? सत्ता को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पावर भी कहते हैं। और ये जो एहतिजाज है ना, इसको हिंदी में हम
विरोध कहेंगे, और जहां तक इंग्लिश का ताल्लुक है इसको हम प्रोटेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट। नेक्स्ट, अगला 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए और अब हम आगे बढ़ते हैं। जो 60 नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ है, यानी आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी दी जाएगी, आपको उसको उर्दू में कन्वर्ट करना होगा, या उर्दू टर्मिनोलॉजी होगी आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, या हिंदी सेंटेंसेस को उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, या उर्दू सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जिस तरह से आप ये वाला कोर्स ट्रांसलेटर का कर रहे हैं ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर, एक लिंगो नाम का ऐप भी है मेरा, और स्पेशली मैंने इसको बनाया है स्पीकिंग के लिए। इस पर कई सारे कोर्सेज हैं, किताबों का सेट है, ये 10 किताबों का सेट है, जो फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है और किट की शक्ल में भी अवेलेबल है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है मेरा डायमंड के नाम से, लाइव कोर्स है मेरा प्लैटिनम के नाम से। आप इस डायमंड कोर्स को देखें, लगभग 18,370 स्टूडेंट्स ने इसको लाइक किया है, ज्वाइन इससे ज्यादा ने किया है। ऐप पर इतने स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को लाइक किया। आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। और 499 रुपीज फीस है इसकी 4 महीने की। कंप्लीट कोर्स ये मैंने बनाया है। इससे अगर आपको जुड़ना हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और अप्रिशिएशन देखकर मेरा हौसला बढ़ा, और ये मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि वो ख्वाब देरीना कहते हैं ना, ओल्ड ड्रीम मेरा, उर्दू वालों के लिए कुछ करूं मैं। तो मैंने इंग्लिश उर्दू स्पीकिंग कोर्स लॉन्च करने का फैसला किया है। आप लोगों का साथ चाहिए। वही कोर्स जो मेरा हिंदी में है, डायमंड स्पीकिंग कोर्स, इसको मैं उर्दू टू इंग्लिश मीडियम में लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। और उसकी फीस भी बिल्कुल 50% होगी, आधी। उसकी 499 है अगर, तो इसकी 249 होगी, या हो सकता है मैं देख लूं अगर और उसमें कॉस्ट कटिंग हो सकता है तो इसको 199 तक भी ला सकता हूं मैं। ताकि मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स मदरसे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल की है, तो मैं चाहता हूं कि उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ करूं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इस पैगाम को मेरे आप आम कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और बहुत जल्द वो शुरू होने वाला है। जब स्टार्ट होगा तो मेरी टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दफ्तर में तातील नहीं हुई है। इंग्लिश, नो हॉलीडे हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन ऑफिस या हैज बीन डिक्लेयर्ड इन ऑफिस। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में होगा कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है, क्योंकि दफ्तर हम कार्यालय को कहते हैं और तातील हम अवकाश को कहते हैं, हॉलीडे को कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम हॉलीडे कहेंगे, और इसको उर्दू में हम तातील कहेंगे, हिंदी में छुट्टी कहते हैं। दफ्तर है, इसके लिए इंग्लिश में हम ऑफिस का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद उर्दू के अव्वलैन बड़े अफसाना निगार हैं। प्रेमचंद बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब में, क्योंकि जीके वाले पोर्शन में आपको ये पूछा जा सकता है, या जो मेंस है उसमें इस तरह के सवालात आ सकते हैं, थोड़े से उर्दू अदब के सवालात आते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया करूं। आपका कई मुहाज पे आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका बहुत बहुत फायदा हो जाएगा, आप बहुत हद तक मुस्तफीज होंगे इससे। प्रेमचंद उर्दू के अव्वलैन बड़े अफसाना निगार हैं, इसको हम कहेंगे प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार हैं। अच्छा, कहानीकार को हम कथा, अफसाना निगार को हम इंग्लिश में स्टोरी राइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोरी राइटर, ठीक है। और हिंदी में इसको हम कहानीकार कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छा टच देना चाहते हैं तो आप कथाकार भी कह सकते हैं, ठीक है। अफसाना निगार, स्टोरी राइटर और कथाकार। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करेंगे नाविल निगार की, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट। और अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो उपन्यासकार होगा। ये क्या होगा? उपन्यासकार। प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार हैं, ये सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यानी प्रेमचंद इज द फर्स्ट मेजर राइटर ऑफ, यानी प्रेमचंद इज द फर्स्ट मेजर स्टोरी राइटर ऑफ उर्दू। नेक्स्ट, वैसे उर्दू और हिंदी दोनों जबान में उनका जो मर्तबा है वो यकसा है। नेक्स्ट है, मैं शबो रोज मेहनत करता हूं, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, या मैं रात दिन मेहनत करता हूं, या मैं रात दिन परिश्रम करता हूं। मेहनत परिश्रम दोनों होगा। आई वॉक डे एंड नाइट। नेक्स्ट है, झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह कहते हैं पाप को, या इंग्लिश में इसको सिन कहते हैं। टेलिंग लाइज इज अ सिन, और झूठ बोलना
अपराध है, सॉरी अपराध नहीं, अपराध तो क्राइम हो जाएगा, झूठ बोलना पाप है। नेक्स्ट है बर्बादी का वक्त हो तो अकल उलट जाती है, जिसको हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये यूज होता है प्रोवर्ब के तौर पे, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको व्हेन डिस्ट्रैक्शन कम्स जजमेंट या इंटेलेक्ट फाल्टर्स। आगे चलिए, नेक्स्ट है अगर आप चाहें मैं इसको लिख भी सकता हूं, व्हेन डिस्ट्रैक्शन कम्स, व्हेन डिस्ट्रैक्शन कम्स मतलब जब बर्बादी आती है, इंटेलेक्ट फाल्टर्स। यहां पर इंटेलेक्ट की जगह पर आप चाहें तो जजमेंट भी यूज कर सकते हैं, मतलब फैसला लेने की जो सलाहियत है वो उस वक्त खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी में और देश प्रेम में, दोनों में फर्क है। देश प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं, मैंने देखा कहीं पर स्टूडेंट्स इसको भी अच्छी चॉइस मान रहे थे, लेकिन ये होगा हुब्बुल वतनी कहते हैं हम देशभक्ति को। इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो ये होगा पैट्रियटिज्म। हुब्बुल वतनी से बड़ा कोई जज्बा नहीं, देशभक्ति से बड़ी कोई भावना नहीं। जज्बा के लिए भावना यूज होगा। अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इसको सेंटिमेंट कहेंगे, और अगर इस कंप्लीट सेंटेंस को आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो नो सेंटिमेंट इज ग्रेटर देन पैट्रियटिज्म। आगे बढ़िए, आखिरकार वो मंजिल तक पहुंच ही गया। इवेंचुअली ही रीच्ड द डेस्टिनेशन। मंजिल को हम कहते हैं डेस्टिनेशन, क्या डेस्टिनेशन। और आखिरकार को हम कहते हैं इवेंचुअली, या फिर फाइनली, या फिर हम कहते हैं अंततः, है ना। अंततः वह गंतव्य तक पहुंच ही गया। गंतव्य कहते हैं वही डेस्टिनेशन को, मंजिल को। आगे बढ़ते हैं, अंत तो गत्वा, वह गंतव्य तो पहुंच ही गया। ये तो थोड़ा अटपटा लगता है। चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, यानी 15 अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंस डे। अब अगर हिंदी में इसको हम कहेंगे तो स्वतंत्रता दिवस होता है। तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस है, नहीं होगा। अगर इसमें ता लगा होता तब हम कह सकते थे 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये जवाब होगा इसका। यहां पर ता मैंने नहीं देखा, मुझे जो टाइप करके क्वेश्चन मिला, जो पीडीएफ हम तक आया था, मैंने उसमें देखा ता नहीं लगा था। हो सकता है अगर ता लगा हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ता नहीं लगा हो तो ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब होगा। और ये जो गणतंत्र दिवस है इसको इंग्लिश में हम रिपब्लिक डे कहते हैं, जो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी की अगर बात, उर्दू की अगर बात करें तो इसको हम यौम जमहूरिया कहते हैं, यौम जमहूरिया। देखो मेरी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो सकती है क्योंकि लिखना ज्यादा होता नहीं उर्दू में, हिंदी इंग्लिश भी मेरा हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं होती है। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। ये जो यौम आज़ादी है उसको स्वतंत्रता दिवस कहेंगे और इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहेंगे। और ये जो गणतंत्र दिवस है इसको उर्दू में हम यौम जमहूरिया कहेंगे, इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहेंगे। एक नीम सरकारी खत लिखिए। नीम का मतलब आप समझ रहे हैं, नीम दराज होना, नीम गर्म पानी, मतलब आधा को बोलते हैं, आधा को, जिसको प्योर अगर इसको संस्कृत वर्जन बोला जाए तो अर्ध कहेंगे, ठीक है। जैसे सेमी सर्कल, ये सर्कल है वृत्त, और आपने अगर इसका आधा कर दिया तो ये है अर्धवृत्त, है ना, ये सर्कल, ये सेमी सर्कल। तो ये जो सरकारी है इसको हम राजकीय बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। पद की जहां तक बात है तो वो पत्र होगा। एक अर्ध राजकीय पत्र लिखिए, ये इसका सही जवाब है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है जिंदगी अनमोल है। अनमोल किसको कहते हैं? जिसका कोई मोल नहीं हो, यानी अमूल्य। जीवन अमूल्य है, लाइफ इज प्राइजलेस। नेक्स्ट है चाय मेरा महबूब मशरूब है। मशरूब किसको कहते हैं? बेवरेज कहते हैं इसको, ठीक है। ये इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक भी कह सकते हैं, और उर्दू की अगर बात की जाए तो मशरूब, और हिंदी में कहा जाए तो पेय। तो चाय मेरा प्रिय पेय है। मशरूब पर एक शेर, अगरचे दूसरे मशरूब भी महंगे नहीं मिलते, मगर चलता है अक्सर शरबते दीदार कॉलेज में। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। इंसान एक मुहज्जब जानदार है, यानी मानव एक सभ्य प्राणी है। ये इंसान, मानव, जानदार, प्राणी, मुहज्जब, सभ्य। इंग्लिश की बात करें तो ये मैन हो जाएगा, ये सिविलाइज्ड हो जाएगा, और ये क्रीचर हो जाएगा, यानी मैन इज अ सिविलाइज्ड क्रीचर। वैसे इसी से मिलता जुलता एक बहुत फेमस कोट है प्लेटो का, जिसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी इंसान एक माशरती हैवान है, यानी मैन इज अ सोशल एनिमल। वो प्लेटो कौन था? वो अरस्तु का स्टूडेंट था। अरस्तु कौन था? वो सुकरात का स्टूडेंट था। और इस प्लेटो का, जिसने ये सेंटेंस कहा है, इसका स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट,
जिसको हम सिकंदर आजम कहते हैं, सिकंदर महान कहते हैं हिंदी में। पैराग्राफ आगे बढ़िए। अगला है खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं। ये जुमला उनको अटपटा लग रहा होगा जो उर्दू का ज्यादा मुताला नहीं करते। जो मुताला करते हैं उनके लिए ये जुमला अटपटा नहीं लग रहा होगा, उनको ये जुमला अटपटा नहीं लग रहा होगा। खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं, इसका मतलब है खिदमत से बड़ा कोई सवाब नहीं, खिदमत से बड़ा कोई पुण्य नहीं, सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। ये हिंदी में होगा। उर्दू में खिदमत से सिवा कोई सवाब नहीं, नो रिवॉर्ड इज ग्रेटर देन सर्विस। आगे चलिए, नेक्स्ट है भारत एक अमन पसंद मुल्क है। वैसे तो होना चाहिए हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री। भारत एक शांतिपूर्ण देश है। अमन पसंद, पसंद के लिए यहां पे प्रिय होगा। भारत एक शांति प्रिय देश है। ठीक है, आगे चलिए। जान है तो जहान है, मतलब प्राण है तो संसार है। इफ देयर इज लाइफ देयर इज वर्ल्ड। आगे चलिए। सुंदरता दृष्टि में होती है। एक बहुत ही फेमस कोट है इंग्लिश का, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। ये उसका छोटा वर्जन कह सकते हैं। सुंदरता दृष्टि में होती है, खूबसूरती नजर में होती है। नेक्स्ट है समस्त धरती यानी सारी जमीन हमारा कुटुंब है, यानी हमारा खानदान है। द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। आगे चलिए, नेक्स्ट। मौलाना आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आजाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। भारत के तो ऑफ इंडिया कह सकते हैं। मौलाना आजाद पहले वजीर तालीम थे। ये पहला ऑप्शन सही होगा। मौलाना आजाद पहले वजीर आजम थे। बिल्कुल नहीं, वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को कहते हैं। वजीर दाखिला गृह मंत्री होम मिनिस्टर को कहते हैं। और वजीर खजाना वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर या फिनेंस मिनिस्टर को कहते हैं। पहले वजीर तालीम थे मौलाना आजाद। पहले वजीर आजम थे जवाहरलाल नेहरू। पहले वजीर दाखिला थे वल्लभ भाई पटेल। और पहले वजीर खजाना थे शनमुखम शेट्टी। आगे बढ़िए। भारत एक विशाल देश है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक वसीय मुल्क है। वसीय कहते हैं वास्ट को, विशाल को। अगला है सफलता सतत प्रयासों से मिलती है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, सतत का मतलब होता है लगातार, मुसलसल। तो कामयाबी मुसलसल कोशिशों से हासिल होती है। मतलब इंग्लिश में कह सकते हैं परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है। आर इकोनॉमी इज पावरफुल, यानी हमारा जो माशी निजाम है वो मजबूत है। देखो, माशी और माशरती दोनों में फर्क है। माशी ये इकोनॉमिक से जुड़ा है और माशरती ये सोसाइटी से जुड़ा है। माशरती, ठीक है, ये सोशल हो जाएगा माशरती, और माशी जो है ये इकोनॉमिक हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है दहेज एक सामाजिक बुराई है। जहेज एक सामाजिक बुराई है। जहेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनी वन ऑफ यू? डोरी, DOWRY। आगे चलिए। वह आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित को क्या बोलते हैं? बहुत सारे वर्ड हैं। वो मुताज्जिब हो गया, ये भी सही है। वो ताज्जुब में पड़ गया, ये भी सही है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ, ये भी सही है। वो हैरान रह गया, ये भी सही है। आप अगर इसके बारे में कहेंगे कि ये सही है तो बिल्कुल गलत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं वो शशदर रह गया। ये तो डिपेंड करता है आप कितना वर्ड जानते हैं। वो शशदर रह गया यानी वो हैरान रह गया। ही गॉट शॉक्ड। वो मुताज्जिब हो गया। अगर ये हो गया है इस वजन पे लाएंगे तो वो मुताज्जिब हो गया, ये सही जवाब है, ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आप मानवी एतबार से जुमले की खूबसूरती, लेकिन अगर आप मफहूम के एतबार से, जुमले की खूबसूरती के एतबार से अगर इससे देखेंगे तो वो हैरान रह गया, ये ज्यादा सही लगता है। आगे चलिए। इसके वजन पर अगर आपको देना है तो वो मुताज्जिब हो गया, ये गलत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं जहां तक देख पा रहा हूं इसमें तो ज्यादातर प्रोवर्ब हैं, कहावत टाइप की चीजें हैं या कोटेशंस हैं। जरूरत इजाद की मां है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर गेम। क्रिकेट बड़ा मकबूल खेल है। क्रिकेट अत्यंत के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिकेट बहुत ज्यादा मकबूल खेल है। आगे चलिए, नेक्स्ट है मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं। नेक्स्ट है सभा में गणमान्य अतिथि पधारे। गणमान्य अतिथि को हम इंग्लिश में कहेंगे
डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स केम इन द मीटिंग, या फिर अगर आप इसको उर्दू में कहना चाहते हैं तो मजलिस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, गणमान्य अतिथि। नेक्स्ट है अनुवाद एक कठिन काज है, ट्रांसलेशन इज अ डिफिकल्ट जॉब, तर्जुमा एक सख्त नहीं यार मुश्किल काम है। आगे चलो, नेक्स्ट है दिनचर्या प्रस्तुत है, दिनचर्या रोजनामचा को बोलते हैं, और पेश है यानी प्रेजेंटेड, डेली रूटीन इज प्रेजेंटेड, या फिर हम ये कह सकते हैं रोजनामचा पेश है, या हिंदी में दिनचर्या प्रस्तुत है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है आगंतुकों का स्वागत है। आपने देखा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक्चर है, विजिटर्स वेलकम, मतलब आगंतुकों का स्वागत है। आगंतुक आने वाले को कहते हैं, आने वालों का इस्तकबाल है। आगे चलते हैं, तखल्लुस। अच्छा, यहां आपने गौर किया होगा पीछे जो भी सेंटेंसेस थे, पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस सेंटेंसेस के तौर पे थे। एक उर्दू का सेंटेंस है, आपसे हिंदी पूछा जा रहा है, या एक हिंदी का सेंटेंस है, आपसे उर्दू पूछा जा रहा है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां आपको कोई एक सिंगल वर्ड दिया जाएगा या ग्रुप ऑफ वर्ड दिया जाएगा, कोई एक टर्मिनोलॉजी दी जाएगी, वही हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तखल्लुस को हम हिंदी में उपनाम कहते हैं, ठीक है, और इसको अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको स्यूडोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोनिम। उपमा इसका जवाब नहीं होगा। उपमा वैसे हम कहते हैं सिमिली को, इसको सिमिली को कहते हैं। उपमा और रूपक, उपमा, रूपक, ये सब अलंकार है। हिंदी में अगर बात करें तो अलंकार है, आप इसको पढ़ेंगे इल्म बयान में, ठीक है। ये जो है फिगर ऑफ स्पीच में अगर इंग्लिश में बात करें तो जिनको जो जबान समझ में आ जाए वो उसके अकॉर्डिंग समझें। उपमा ये सिमली है, और ये जो रूपक है ये मेटाफर है। ये क्या है? मेटाफर। और ये क्या है? उपमा, सिमली। अब मैं इसका उर्दू आपको बताता हूँ, जहां तक उर्दू का ताल्लुक है। उपमा या सिमली को हम कहते हैं तशबीह, ठीक है, और ये जो रूपक है इसको हम कहेंगे इस्तिआरा, ठीक है। जैसे आप एक तशबीह का शेर देख लीजिए, हम अगर ये कहें कि वो मीर तकी मीर का शेर के नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी उसके होंठों को तशबीह दिया किससे? गुलाब की पंखुड़ी से। ये सिमली है, किसी के जैसा करार देना, और हूबहू वही करार देना। जैसे अगर एक माँ कहे कि मेरा शेर सा बहादुर बच्चा, तो ये सिमली है। लेकिन अगर माँ ये कहे मेरा शेर बच्चा, तो ये मेटाफर है। आगे चलिए, नेक्स्ट, आमदो रफ्त। आमदो रफ्त कहते हैं आना जाना को, आवागमन को, ट्रैफिक को। नेक्स्ट है आय व्यय, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे क्रय विक्रय, ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल परचेज हो जाएगा, ठीक है। क्रय विक्रय, सेल परचेज। ये आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर उर्दू की बात करें तो ये हो जाएगा आमद खर्च, और ये हो जाएगा खरीद फरोख्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंतजाम, इंतराम इंतजाम, इट मींस व्यवस्था, मैनेजमेंट। व्यवधान किस चीज को कहते हैं? व्यवधान कहते हैं, अगर हम उर्दू में बात करें तो रुकावट, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं खलल। इंग्लिश में बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन, डिसरप्शन, है ना, हिंड्रेंस। आगे चलिए, अवस्था कहते हैं हम किसी चीज की, स्टेट, है ना, इंग्लिश में स्टेट कह सकते हैं, या फिर उसकी अगर उर्दू में बात की जाए तो उसकी हालत, स्टेट कंडीशन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्यापक कहते हैं कोई चीज जो एक ब्रॉड लेवल पे हो, या कोई चीज जो बहुत ज्यादा मिलता हो, प्रोफ्यूज अमाउंट में, एक्सेस। नेक्स्ट, मुस्तकबिल, फ्यूचर को कहते हैं, सबको मालूम है, और इसको हिंदी में भविष्य कहते हैं। वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, और उर्दू में हाल कहते हैं। भूत को उर्दू में माजी कहते हैं, और इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सिफत कहते हैं हम विशेषण को, सिफत कहते हैं हम विशेषण को, और इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने इंट्रो वाली वीडियो में पूरा नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों बता दिया है। आगे चलो, मुअन्नस कहते हैं
स्त्रीलिंग को, स्त्रीलिंग इसमें है नहीं तो इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। पुल्लिंग को हम कहते हैं, पुल्लिंग को हम कहते हैं मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग को फेमिनिन। आगे चलिए, ये जो मिसल है, मिसल कहते हैं सउदाहरण, मतलब उसके जैसे। पत्रावली, आप देखें पत्रावली का एक डेफिनेशन तो ये है कि पत्तों से बना हुआ ये जो प्लेट है या इस तरह की जो भी बर्तन है ये पत्रावली कहलाता है। और डॉसे को भी बोलते हैं हम पत्रावली, यानी डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं। इसको डॉसियर मत पढ़ना, डॉसे। ये मशाल है, मशाल कहते हैं हम मशाल। आपने अगर पढ़ा होगा डाइजेस्ट वगैरह या कुछ जर्नल्स या मैगजीन्स वगैरह तो मशाल राह पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे उसमें कोटेशंस होते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम फ्लैम्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैम्बो। राजीव गांधी ने कहा था हर पुस्तक एक मशाल है। आगे बढ़िए, मशकूक कहते हैं संदिग्ध को, मुश्तबा अगर एक और वर्ड आप समझना चाहें उर्दू में तो। और इंग्लिश में बात करें तो जैसे सस्पिशियस कहते हैं, सस्पेक्ट कहते हैं। अतिरिक्त, एडिशनल, अलावा, संबंधित, रिलेटेड यानी उससे मुताल्लिक। संलग्न कहते हैं कि किसी चीज को अटैच करना। आगे चलिए, अकरब, ये ऐन से अगर अकरब है तो इसका मतलब बिच्छू है, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइंस हैं, आप देखते होंगे वो जो राशि पे बिलीव करते हैं लोग, ज़ोडिएक साइंस कहलाते हैं ये। इंग्लिश में ये सब है, हिंदी में ये सब है। देखिए, वृश्चिक स्कॉर्पियो कहलाता है ये, स्कॉर्पिन से ये वृश्चिक है और इसको बिच्छू कहते हैं। अकरब बिच्छू को कहते हैं, बिच्छू को, जिसको इंग्लिश में स्कॉर्पिन कहते हैं, ठीक है। और ये होता है कि जो इस डेट के बीच में पैदा हुआ उसकी राशि ये होगी, और उसको देख करके जो इल्म नजूम के माहिर लोग हैं, यानी जो एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं, वो लोग बताते हैं कि भाई अभी इसके साथ कैसा होगा आने वाले टाइम में। हालांकि मुसलमान इस पर बिलीव नहीं करता है। अब ये देखो, हाथ देखकर मुस्तकबिल बता रहे हैं। अब एक बात बताओ, जिनके हाथ ही नहीं है क्या उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है? हाँ, ये हाथ वात में मुस्तकबिल नहीं होता, यहाँ होता है मुस्तकबिल। तेरे बाजू ही बनाएंगे मुकद्दर तेरा, अपने हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। जस्ट बिलीव इन योर आर्म्स, नॉट इन योर पाम लाइन्स। आगे चलो, बृहस्पति, ये तो जुपिटर को बोलते हैं। और ये जो वक्री है ये रेट्रोगेट प्लैनेट्स होते हैं, जो उल्टा ग्रह होता है। खैर छोड़ो इसको, ये सब इल्म नजूम की बातें। वरदान, गिफ्ट को बोलते हैं, जिसको बून कहते हैं, गिफ्ट, वरदान। उम्र दराज, वो सुना है? सीमा अकबर आबादी का शेर है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दीर्घायु को बोलते हैं उम्र दराज। अल्पायु कहते हैं कम उम्र को, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलो, नेक्स्ट। दस्तयाब कहते हैं जो चीज अवेलेबल हो, मौजूद हो। सुलभ, आसान को बोलते हैं। दुर्लभ, जो मुश्किल हो, रेयर हो, उसको बोलते हैं। इनकलाब, क्रांति को बोलते हैं, क्रांति को। और इसको इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। युगांतर कहते हैं दौर का फर्क। और ये जो युग पुरुष है उस दौर का आदमी। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। बैतबाजी, अंताक्षरी कहते हैं, इसका कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है। अनंत, इनफाइनाइट जो होता है उसको बोलते हैं। अंतिम, लास्ट, आखिर को बोलते हैं। अंतोगत्वा, वो फाइनली को बोलते हैं, बिला आखिर। आबोदाना, आबोदाना कहते हैं, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मीन्स ऑफ सस्टेनेंस कहते हैं, और इसको अन्न जल कह सकते हैं। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, ये क्या है मालूम? अन्नपूर्णा ये खाने की देवी है, गॉडेस ऑफ ग्रेन कह सकते हैं इसको। आगे चलिए, मुबालगा, मुबालगा ये चीजें आप जब शायरी में सनत को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप वहां पे। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम अतिशयोक्ति। और अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा, 12 तक भी पढ़ा होगा, तो आपने हाइपरबोली पढ़ा होगा। बच्चों की किताब में आप लिखा हुआ देखते हैं, आई कैन ईट अ हॉर्स, मतलब मैं एक घोड़ा खा सकता हूं। इज इट पॉसिबल? मैं इतना भूखा हूं, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। या फिर आई एम डाइंग ऑफ लॉफ्टर, मतलब हंस के मैं मरा जा रहा हूं, हंस हंस के। ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जुमलों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अगर आप उर्दू के वर्स में, शेर में देखेंगे, शायर कहता है, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रहीं, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की। इज इट पॉसिबल? क्या ये हकीकत पर मबनी है? बिल्कुल नहीं, ये मुबालगा है। इसको अतिशयोक्ति हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में हाइपरबोली कहेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है अतिसार, कहते हैं इस हाल को। इजाबत मुलय्यन को, अगर आप आसान लफ्ज में समझना चाहते हैं तो दस्त को।
डायरिया को कहते हैं। डायरिया की स्पेलिंग भी बहुत टेक्निकल है, DIARRHOEA। जी हाँ, ये हुआ डायरिया, जिसको हम इजाबत मुलय्यन कहते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप इसहाल भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अतिरिक्त एडिशनल के अलावा। अब आगे बढ़ते हैं, शेष है। शेष कहते हैं हम बाकी को, बाकी को, ये इसका जवाब है। जमा की अगर बात करेंगे, यहां पे मैंने जोड़ घटाओ गुना भाग, ये जो सिंबल है ये आप जान रहे होंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग का। इसका इंग्लिश मैंने लिख दिया है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अगर हिंदी की बात करें तो जोड़ घटाओ गुना भाग ये लिख दिया मैंने। उर्दू की बात करें तो जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम, ये आप देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। विजय विक्ट्री को बोलते हैं, जिसको हम फतह कहते हैं। पराजय को हम शिकस्त कहते हैं। शिकवा वही, ये बात नहीं कि मुझे शिकवा नहीं तुमसे, ये तो मेरा ज़र्फ है कि शिकायत नहीं करते। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है। छंद शास्त्र को हम इल्म उरूज कहते हैं। इल्म काफिया को हम कहते हैं तुकबंदी योजना। अगर हम इल्म उरूज की बात करेंगे तो ये हम कहते हैं, इल्म उरूज की बात करेंगे तो ये हम कहते हैं, तो ये हम कहेंगे छंद शास्त्र को। अगर इल्म बदी की बात करेंगे तो ये हम कहते हैं वाग्मिता शास्त्र को। और अगर इल्म बयान की बात करेंगे तो ये हम कहेंगे अलंकार को। क्या आप इसका इंग्लिश जानना चाहते हैं? इंग्लिश कहेंगे राइम पैटर्न को। इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, तीनों आपका कवर हो गया। छंद शास्त्र, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, छंद शास्त्र इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोसोडी। वाग्मिता शास्त्र को हम कहते हैं रेटरिक। और अलंकार को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। चलिए फिर कभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। वैसे ये समझिए कि इल्म काफिया में वो जो शायरी होती है, जैसे आपने मतला का शेर देखा होगा, वहां जुमलों को मुकफ़ा करने के बारे में सिखाया जाता है। अब जैसे एक शेर देख लीजिए, आपके अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। ये जो कहाँ कहाँ है ये मुकफ़ा है। आगे चलिए, इल्म बदी, इल्म बयान, ये सब आप पढ़ेंगे आगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। अपमानित कहते हैं, अपमानित कहते हैं, अपमानित कहते हैं बेइज्जत करने को, ठीक है, इंसल्ट करने को। नेक्स्ट है पांडुलिपि, ये मखतूता को कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम मैनस्क्रिप्ट कहते हैं। पुराने जमाने में जब तबात की सहूलत नहीं थी, तबात कहते हैं प्रिंटिंग को, प्रिंटिंग प्रेस जब नहीं था, ये तो 1476 में आया जब विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में इसको इन्वेंट किया। उससे पहले यूरोप में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने इसको इन्वेंट किया था, प्रिंटिंग प्रेस को। उससे पहले का जो भी था वो हैंड रिटन था। वो जो ओरिजिनल फॉर्म में किसी ने लिखा होगा वो अभी भी बाकी है। अगर आप लाइब्रेरी को विजिट करते हैं तो आपको मिलेंगी बहुत सारी चीजें। आगे चलिए, नेक्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम फुल स्टॉप को कहते हैं, खत्मा कहते हैं, और इसको हिंदी में हम पूर्ण विराम कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। ये देखो यहाँ पे अल्प विराम को वक्फा कहते हैं, इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, सिंबल ये है। इसको हम कॉलन कहते हैं, द्विबिंदु कहते हैं, कॉलन कहते हैं। आगे चलो, ये जो है सेमी कॉलन है, अर्धविराम है। नेक्स्ट है चुनाव, चुनाव इंतखाब को कहते हैं, इलेक्शन को कहते हैं। एहतसाब कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। आगे चलिए, यानी जवाबदेही को। इज्तनाब कहते हैं किसी चीज से परहेज करना, और एतमाद कहते हैं भरोसा। उच्च वर्ग कहते हैं तबक़े आला, यानी हायर क्लास। तबक़े अदना लोअर क्लास। तबक़े मुतवस्सिता यानी मिडिल क्लास। और ये तबक़े बेनाम जिसको निग्लेक्ट किया जाता हो, मतलब जो आइसोलेटेड हो, है ना, अलग थलग पड़ा हो, ऐसा तबका। जैसे रोहिंग्या मुसलमान का बार बार आप सुनते होंगे, तो वो निग्लेक्टेड क्लास है, वो तबक़े बेनाम है। हिंदी में अगर आप बात करें तो इसको उपेक्षित वर्ग कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे तो उन्हें बुनियादी सहूल, उनका इस्तेहसाल यानी एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण किया जाता है, और उनकी बुनियादी जरूरियात भी उन्हें फराहम नहीं की जाती, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है खाना पीना, इसको खुर्दोनोश कहते हैं। लेकिन अगर आप फरहंग आसफिया देखेंगे या नूरुल लुगात देखेंगे, ये फारसी की डिक्शनरीज हैं, या मजमूल बहरैन देखेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि इसका मतलब तो है दाना पानी, ठीक है, खाना पीना ये है, लेकिन खुर्दोनोश नहीं है। एक्चुअली
खुर्दोनोश ये आवाम में मकबूल है, असल में ये खुरोनोश है। यहां देखिए, कभी अश्क पीना कभी रंज खाना, यही इश्क में है खुरोनोश अपना। ये नासिक का शेर है। आगे चलिए, आपने खुरोनोश इस शेर में भी देख लिया। अगला है निर्माण, कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं, तामीर को बोलते हैं, ताखीर लेट को बोलते हैं। ठीक है। तदबीर कहते हैं किसी चीज को पाने के लिए कोई अमल करना, लाइक उसने तदबीर से तकदीर बदल डाली अपनी, और मैं तो ज्योतिषों को हाथ दिखाने में रह गया। आगे प्रस्तुति कहते हैं पेशकश को, यानी प्रेजेंटेशन को। अगला है जलमग्न। जलमग्न का मतलब है पानी में डूब जाना, जेरे आब, पानी के नीचे, ये जेरे आब, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां पर जो एक पिक लाया हूं मैं, इसके पीछे जो मेरी मंशा थी वो ये कि इस लफ्ज को समझाया जाए। ये सिराब है। सिराब को हिंदी में हम मृग तृष्णा कहते हैं, और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको मिराज कहते हैं। अगर मैं इसको डेली लाइफ में आपको समझाऊं तो आपने अक्सर देखा होगा गर्मी के मौसम में सड़क पर बहुत दूर आपको, जब आप सड़क पे चलेंगे तो दूर आप देखेंगे जरा सा तो आपको दिखेगा पानी है वो, लेकिन जब आप नजदीक जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। और ये तो रेगिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, सहरा में, इसी को सैराब कहते हैं। जेरे आब, जलमग्न इसका सही जवाब है, यानी सबमर्ज्ड। ठीक है। शादाब कहते हैं लश, ग्रीनरी, हरियाली। आगे चलिए, नेक्स्ट है अंतिम, यानी आखिर। आखिर, अंतिम, अंतिम यानी आखिरी, इब्तिदाई, शुरुआती। आगे चलिए, आखिरकार, इवेंचुअली। अचानक बोलते हैं यकलख्त, सडनली, एब्रप्टली, ये सब इंग्लिश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम जीके वाले पोर्शन की तरफ। 90 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 91 से जीके यानी जनरल नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान, यानी उमूमी मालूमात, ये शुरू होता है आपका यहाँ से। ये आपका तीसरा पोर्शन है, 10 मार्क्स का होगा ये। इसका मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। उसमें है कि अगर आपने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया, मेहनत किया अगर आपने उस पर, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितना ज्यादा आपका ज़ौक पैदा होगा वो अपने आप हो जाएगा। इसमें है कि आप अगर ज़ौक को बढ़ा भी लेते हैं तो ये 2-4-6 महीने की चीज नहीं है, कि जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ पढ़ लें तो भी गारंटी नहीं कि आप 10 में से 5 क्वेश्चंस कर पाएंगे, और कुछ ना भी पढ़ें तो भी आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, ये भी गारंटी है। तो इसमें मामला 50-50 रहता है। खैर, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। इसको उद्दीन ने बसाया था। तक्षशिला, जिसको इंग्लिश में टैक्सिला कहते हैं, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये एक टैक्सिला यूनिवर्सिटी भी थी वहाँ। वाराणसी अभी नाम है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाराणसी प्रेजेंट नेम है। पहले वाराणसी का पुराना नाम बनारस था, और बनारस का भी पुराना नाम काशी था। प्रयागराज की जहां तक बात है, ये इलाहाबाद का नया नाम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आसाम के किस गुलकार को पद्म भूषण मिला? इस सवाल का सही जवाब है भूपेन हजारिका। एस.डी. बर्मन, रोना लैला, ये जो रोना लैला है ये बांग्लादेश की सिंगर है शायद। एस.डी. बर्मन ये भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो इस सवाल का सही जवाब भूपेन हजारिका होगा। गुलकार कहते हैं हम सिंगर को, गुलकार कहते हैं हम सिंगर को इंग्लिश में, हिंदी में गायक कहते हैं। और जहां तक इनकी बात है भूपेन हजारिका की, ये एक सिंगर ही नहीं थे बल्कि एक फिल्म मेकर भी थे, डायरेक्टर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। और इनको पद्म भूषण मिला था 2001 में, 2001 में। देखो, अगर पूछना भी था तो करंट अफेयर्स की शक्ल में पूछता, यानी हालिया 24 में किस, ये जिस टाइम में एग्जाम हुआ 20 में 21 में किसको मिला। जैसे 2019 में इनको भारत रत्न मिला था पॉस्ट्यूमस, तो वो वाला सवाल पूछ देता, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो सबसे बड़ा शहरी अवार्ड जो है हिंदुस्तान में वो भारत रत्न है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जर्मनी में कौन सी करेंसी राइज है? जर्मनी में यूरो चलता है, ये कॉमन करेंसी है। जितने भी यूरोपियन कंटिनेंट्स हैं, आपको मालूम है टोटल कंटिनेंट्स कितने हैं? जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो भी यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है, कंटिनेंट का मतलब होता है बर्रे आजम। क्या? बर्रे आजम, जिसको हिंदी में महादेश या महाद्वीप कहते हैं। तो इसकी कॉमन करेंसी है यूरो। 1999 से राइज है ये करेंसी। उससे पहले हर देश की अपनी अपनी पर्सनल करेंसी थी, उसकी जाती।
जहां तक जर्मनी की बात है तो यूरो से पहले, तो अडॉप्ट करने से पहले वहां मार्क चला करता था। लीरा टर्की यानी तुर्की की करेंसी है, ठीक है। डॉलर की बात है, अमेरिका में चलता है ये। टाका की बात है, ये बांग्लादेश में चलता है। खुला में यानी स्पेस में, इसको हिंदी में हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबे वक्त तक रहने का जो क्रेडिट है जिस खातून के नाम है, उसका नाम है क्रिस्टीना कोच। 328 दिन तक रही थी ये 2020 में। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे, अगर आप इसको गूगल करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा पेगी विस्टन, ये एक नाम है जो सबसे ज्यादा खुला में रही है। लेकिन इस दोनों में एक टेक्निकल फर्क है। यहां पर बात हो रही एक वन गो में, एक बार में सबसे ज्यादा 328 दिन तक रहने का जो क्रेडिट है, निरंतर प्रवास, एकल निरंतर प्रवास, तो वो जो है ना, वो क्रिस्टीना कोच के नाम है। हाँ, अलग अलग मिशन पे जाकर सबसे ज्यादा दिन अगर आप जोड़ेंगे, अलग अलग मिशन पे जब जितने दिनों के लिए गई टोटल करेंगे तो लगभग 665, टोटल 665 दिन पेगी विस्टन रही है। आगे चलिए, नेक्स्ट है, इनमें से किसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है? बल्लेबाजी का ताल्लुक क्रिकेट से है, गेंदबाजी का ताल्लुक क्रिकेट से है, स्टंप का ताल्लुक क्रिकेट से है, सर्विस लाइन का ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है। टेनिस, बैडमिंटन, इस सब का ताल्लुक है सर्विस लाइन से। ये सर्विस लाइन है। टेनिस में 2 सर्विस लाइन होता है, एक शॉर्ट सर्विस लाइन, एक लॉन्ग सर्विस लाइन। इंटरेस्टेड अगर आप होंगे तो आप सर्च करके देख सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो पीक कहलाता है, इसको इंग्लिश में पीक कहते हैं, ये माउंट एवरेस्ट है। ये केटू का एक और नाम है, गॉडविन ऑस्टिन नाम भी है। एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 884, 8848 मीटर ऊंचाई है। खैर अभी क्या है वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केवला देव नेशनल पार्क किस शहर के पास वाक़ है, इट मींस अवस्थित है, स्थित है। तो ये केवला देव जो है, ये भरतपुर सैंक्चुरी पहले था, ये बर्ड सैंक्चुरी था। इट मींस के चिड़ियों के लिए बहुत फेमस है ये, और ये भरतपुर में पड़ता है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। मैंने वहां का जो एंट्रांस का है एक बोर्ड वहां पे आपके सामने डाल दिया है। आगे चलो, नेक्स्ट है, अल्लाह जीलाबाई किस गाने के लिए मशहूर है? अब कितना भी जनरल नॉलेज पढ़ लो भाई, ये बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है वहां, क्योंकि ये लोकल गायिका है और माड वहां का लोकल सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, उसकी सिंगर है, उसके बारे में भाई ये बड़ा डिफिकल्ट है। खैर आगे बढ़ो। प्रेमचंद की, जरूरी नहीं कि जिसने आईएएस इस साल क्वालिफाई किया वो भी इस बंदी का नाम जान रहा हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रेमचंद की, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था 50-50 का मामला रहता है। आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे फिर भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्कान नहीं है कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा क्वेश्चन कर पाएं, और आप नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप 2-4 क्वेश्चन कर जाएं। लेकिन बेहतर है, मैंने एक पैटर्न आपके लिए बना रखा है, 60 दिनों का रोड मैप। उम्मीद है कि 10 में से 5, 6, 7 इंशाल्लाह आ जाएगा उसमें। प्रेमचंद की किस किताब को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? सोजे वतन को। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके सामने है, कांचली किस इलाके की खवातीन का पहनावा है? तो कांचली ये जो है राजस्थान की खवातीन का पहनावा है, और ये ब्लाउज होता है, राजपूत वाला पोशाक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आगे नहीं बढ़ते हैं, आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहां पर। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। मुझे आपके तबसरे का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट के हिसाब से फिर आगे वीडियोस में बनाना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो इससे ताल्लुक रखता हो, उर्दू ट्रांसलेटर वाले एग्जाम से, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं। वैसे आपका कमेंट मेरे हौसले को बढ़ाएगा, तो आप कमेंट जरूर करेंगे और इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करेंगे। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स फायदा उठाएंगे, क्योंकि इससे जितने ज्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठाएंगे उतनी ज्यादा क्योंकि इससे जितने ज्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठाएंगे कौम का फायदा भी उतना ही होगा। मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूं उस पर मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं उस पर, और मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लोगों को बताएंगे, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप तक इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे। इम्तिहान निकलना ना निकलना एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन आप यकीन रखें कि जो 60 दिनों का मैंने आपके लिए रोड मैप बनाया है, जिसमें मैं आपको 6000 वोकैबलरी सिखाने वाला हूँ, 120 मज़ामीन को आपको हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करवाने वाला हूँ। इसमें आप हज़ारों वर्ड तो यूं ही अंग्रेजी के सीख जाएंगे मेरे बोलने के दौरान, मेरे लेक्चर्स के दौरान। इसके बाद मैं आपको 60 दिनों तक जनरल नॉलेज भी सिखाने वाला हूँ, हर दिन थोड़ा थोड़ा।
तो और कवायद तो आपका जो 30 नंबर का है वो उस पे भी 1500 क्वेश्चंस लगभग मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो ये जो 60 दिनों का रोड मैप है, आपने अगर इसको कर लिया पूरी तरह से ऑनेस्टली, तो आप यकीन रखें कि हिंदुस्तान के चुनिंदा जबान जानने वालों में आप होंगे। इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर उर्दू हो, यकसा तौर पर आपका कमांड होगा। एक आतिफ आरफी नहीं, लाखों आतिफ आरफी बिहार से अभी निकलने वाले हैं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैंने आपसे कहा था कि वो मेरा जो डायमंड स्पीकिंग कोर्स है इंग्लिश बोलने वाला, जो अभी लिंगो ऐप पर LINGOW इस नाम से ऐप है मेरा, इस पर डायमंड स्पीकिंग कोर्स है एक, 499 फीस है उसकी। वो हिंदी टू इंग्लिश मीडियम है। लेकिन मैंने आपसे कहा था इस वीडियो के दौरान ही कि मैं एक उर्दू टू इंग्लिश मीडियम का भी स्पोकन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। इसकी फीस 499 है डायमंड स्पीकिंग कोर्स की, जो हिंदी टू इंग्लिश है। लेकिन उर्दू टू इंग्लिश मैं लॉन्च करूंगा तो हो सकता है कि उसकी फीस 50% 249 हो, या अगर और कॉस्ट कटिंग हो सकता है 199, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं, बस कौम की खिदमत के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, ये नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं 24 घंटे में, आप जब चाहें। हाँ, अगर अभी आप स्पोकन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में 499 फी लगेगी, आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप उर्दू टू इंग्लिश वाले से जुड़ना चाहते हैं तो इंतजार करें बस थोड़े दिनों का। मैं जैसे ही लॉन्च करूंगा आप सबको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने ओके इंग्लिश एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लिया तो, या लिंगो ये ऐप भी इंस्टॉल कर लिया तो, आपसे राब्ता कर लिया जाएगा। आपको कह दिया जाएगा उर्दू टू इंग्लिश बैच लॉन्च हो चुका है स्पोकन का। उसकी फीस 50% या उससे कम भी हो सकती है। मेरी बस मंशा है कि वो बच्चे जो मदरसे से फारिग तहसील है, उन सारे स्टूडेंट्स को, उनके लिए एक अच्छे जरिए माश का इंतजाम हो जाए। बस ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा मकसद है। इसलिए मैं उर्दू टू इंग्लिश बैच लॉन्च करने जा रहा हूं और ग्रैंड लॉन्चिंग होगी। आप सारे स्टूडेंट्स उसको जरूर शेयर करें, लोगों तक इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं। मैं अपने इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये 5 स्टार रेटिंग आप देख रहे होंगे, ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और वहां पर 5 स्टार रेटिंग जरूर दें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो। या अगर आप स्पीकिंग से जुड़ना चाहते हैं अभी ही तो लिंगो ऐप इंस्टॉल करें, वहां पर 5 स्टार रेटिंग दे दें। आप यकीन करें वहां भी बहुत वंडरफुल लेक्चर्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप एडवांस में बुकिंग करा लें उर्दू टू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो आप आज से भी एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। फी अमानिल्लाह। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में और कोशिश करूंगा मैं इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और लिक्रेटिव बनाऊं। अल्लाह हाफिज।